हाय, मैं अमन कोचर, आपका एजुकेटर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पर, जहां पर मैं डेली साइकोलॉजी लेक्चर्स अपलोड करता हूं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। एंड आज का ही टॉपिक हमारा एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक टॉपिक एंड बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जो कि इंटरेस्टिंग बन सकता है, जिस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिस पर बहुत सारा ध्यान रखा जाता है, खास करके एशियन कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया। वो है टॉपिक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर में किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है या डिसऑर्डर में किस तरीके से बन जाती है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट गेमिंग एक तरीके का डिसऑर्डर तब बनता है, या कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसी इलनेस एक डिसऑर्डर तब बनती है एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की लाइफ में, जब उसका सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, वर्क लाइफ, स्कूल लाइफ, ये सारी लाइफ्स डिस्टर्ब हो रही हैं और डिस्टर्ब हो रही हैं, एंड रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंसंट्रेशन, फोकस, जो भी इवेंट्स, जो भी चीजें एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती हैं, वो सारी चीजों में दखल दी जाती है कुछ इलनेसेस, कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से। कभी कभार वो डिसऑर्डर्स सिचुएशनल भी हो सकते हैं, कभी कभार वो डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बट ये एक ऐसा टॉपिक है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जो ना कि न्यूरोलॉजिकल है ना कि बायोलॉजिकल है, बट ये कंप्लीटली सिचुएशनल है। सिचुएशनल किस तरीके से? बिकॉज एक इंसान, एक बच्चा अपनी एडोलेसेंट, एक टीनेज लाइफ में जब गेमिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वो जान नहीं पाता, कॉन्शियस नहीं रहता, जागरूक नहीं रहता, बेसिकली अवेयर नहीं रहता कि उसे कितना टाइम, कितना समय व्यतीत करना है, स्पेंड करना है इंटरनेट गेमिंग पर। इससे जुड़े हुए और भी कई टॉपिक्स हैं जिनका अलग अलग नाम से दिया जाता है, लाइक इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन। तो ये 2-3 नाम और हैं। आई होप कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी, उनके लिए ये डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। बिकॉज आई हैव सीन इन माई clients and I have seen during my trainings at schools, जहाँ पर मुझे इस प्रॉब्लम को देखना पड़ा था। एंड पेरेंट्स की कंप्लेंट सबसे ज्यादा इंटरनेट गेमिंग के लिए थी, गेमिंग डिसऑर्डर के लिए थी। बट वो पेरेंट्स अवेयर नहीं थे कि गेमिंग डिसऑर्डर की नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, बट अभी तक एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो स्टैटिस्टिकल बुक है, दैट इज द DSM। तो DSM में इसको अभी तक एक डिसऑर्डर की तरीके से फुलफिल या फाइनल नहीं किया गया है, बट क्योंकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा देखा गया है, जहां पर कि इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के लिए प्रिवेंशंस किए जाते हैं, थेरेपी इंटरवेंशंस किए जाते हैं। एंड उनमें सबसे ज्यादा जो कंट्री इस चीज से अफेक्ट है, वो है चाइना। रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स देखने को मिले हैं, एंड कुछ रिपोर्ट्स मैं भी अपने साथ कैरी कर रहा हूं, जिनकी मैं मदद टाइम टू टाइम सेशन में, लेक्चर में लेता रहूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस, चाइना में हमारे पास एशियन कंट्रीज खास करके इस इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। और वो इतनी ज्यादा अफेक्टेड हैं कि वहाँ के साइकोलॉजिस्ट, वहाँ के काउंसलर, स्कूल काउंसलर, सोशल वर्कर, साइकियाट्रिस्ट ने इस इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को एक तरीके से एडिक्शन घोषित कर दिया है, और ये एडिक्शन का रूप ले चुकी है। अभी मैं आगे टॉपिक में सिम्टम्स बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, जहां पर बिल्कुल सिमिलर आपको कंसेप्ट मिलेगा इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का और एडिक्शन का, जो कि एक सब्सटेंस एडिक्शन हो सकती है, अल्कोहल एडिक्शन हो सकती है। उसी तरीके के लक्षण जब एक इंसान अल्कोहल को छोड़ने की कोशिश करता है, तो जो सिम्टम्स या लक्षण नजर आते हैं, एक इंसान जो है अल्कोहल को छोड़ता है बट वो फिर उस पे दोबारा से डिपेंडेंट हो जाता है, वैसे ही सेम सिमिलर हमारे पास सिचुएशंस इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के लिए भी देखने को मिलेंगे। इसी टॉपिक को और आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स यानी कि लक्षण हैं, और वो लक्षण जानने बहुत जरूरी हैं, बिकॉज इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीके हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं दैट इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है।
और आप अगर पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं और खास करके स्पेशली इस वीडियो को, सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा गेमिंग कर रहा है एंड स्पेशली इंटरनेट गेमिंग कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। Again, as a psychologist, I want to clarify one thing कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है गेम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। बेसिकली वो वल्नरेबल है, वो उस डिसऑर्डर का, उस मेंटल इलनेस का और इससे जुड़े हुए कई जो एक्टिविटीज, बिहेवियर एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, खासकर की एंगर इश्यूज तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इरिटेबल इश्यूज देखने को मिलते हैं बच्चों में आजकल की एज में, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये उस चीज के लक्षण हो सकते हैं, उनकी वजह से भी एंगर के सिम्टम नजर आने लग सकते हैं बच्चों में। तो ये जानते हैं एक एक करके कि सिम्टम्स क्या हैं। टोटल वी हैव 9 सिम्टम्स, हमारे पास 9 सिम्टम्स रहेंगे इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के लिए। एंड इस डिसऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों के लिए इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का स्पेशली है, बट इसको बड़े भी किया करते हैं। बट अगर वो 9 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स फुलफिल हो जाते हैं, इट मीन्स कि वो डिसऑर्डर बनने जा रहा है उस इंडिविजुअल का। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिम्टम। एंड पहला जो सिम्टम रहेगा, मैं उन नोट से, खासकर की DSM बुक से डिक्टेट करूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट इन माय ओन वर्ड्स एंड सिंप्लीफाई इट फॉर यू। द फर्स्ट सिम्टम इज प्रीऑक्यूपेशन विद द इंटरनेट गेम्स। The individual thinks about previous gaming activity or anticipates playing the next game. अब यहाँ पर मतलब क्या है, एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन। आप में से कई लोग, कई इंडिविजुअल्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई गेस कि प्री ऑक्यूपेशन आप समझते होंगे कि क्या वर्ड है। बट जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों को मतलब नहीं पता है, उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्री ऑक्यूपेशन एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक इंसान आने वाले फ्यूचर के बारे में या अपने पास्ट के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता रहता है। और खासकर ये टॉपिक क्योंकि गेमिंग के लिए है, तो वो गेम्स के बारे में सोचता रहता है। गेम्स के बारे में किस तरीके से सोच सकता है वो बच्चा या वो इंडिविजुअल, कि मैंने अभी एक गेम खेली है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अभी एक गेम खेली है, उस गेम में मेरे इतने पॉइंट्स थे, मैं इस लेवल पे पहुंच गया, और 10 मिनट बाद जब उसने गेम छोड़ी, फोन साइड में किया एंड अपनी कोई एक्टिविटी करी, बट उस एक्टिविटी के दौरान भी वो प्री ऑक्यूपाइड है उसी गेम के थॉट से, और उसका मन नहीं लगता है उस एक्टिविटी में। वो चाहता है कि वो एक्टिविटी जल्दी जल्दी करे और इतनी स्पीड से करे, हो सकता है कि वो एक्टिविटी गलत हो जाए या सही तरीके से फुलफिल ना हो। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो वापस से अपनी गेम में दोबारा जाना चाहता है, दोबारा इन्वॉल्व होना चाहता है। और खासकर की ये जो गेम्स होती हैं, ये होती हैं टीम ग्रुप्स। इसमें टीम्स क्रिएट होती हैं, इसमें ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, जो बेसिकली बच्चे को मोटिवेट करते हैं हर तरीके से कि वो बच्चा जो है गेम में इन्वॉल्व रहे। 24/7 वो बच्चा इन 3 चीजों की वजह से एक तरीके से शिकार बन जाता है उस गेम का, और वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये पहला सिम्टम था प्री ऑक्यूपेशन, जहां पर कि वो अपनी प्रीवियस गेम के बारे में सोच सकता है कि मैं उस प्लेयर को इस तरीके से किल कर सकता था। बिकॉज आजकल किलिंग की बहुत ज्यादा गेम्स हैं, वायलेंट गेम्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। कई गेम्स, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज को कंसिडर किया, बैन करने की कोशिश करी, बट स्टिल वो गेम्स कहीं ना कहीं इंडियन माइंडसेट पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी हैं, अफेक्ट कर चुकी हैं नेगेटिवली। एंड प्री ऑक्यूपेशन उसमें रहता है जहां पर वो बच्चा अपनी पुरानी गेम्स के बारे में सोचता रहता है, नए टैक्टिक्स, नए रूल्स, नए प्लेयर्स के बारे में वो कंटिन्यूअसली सोचता रहता है, और उसका ध्यान इसी चीज में लगा रहता है कि वो किस तरीके से नई गेम में, नए लेवल में इंक्रीज कर सकता है अपने लेवल को। सो ये द फर्स्ट सिम्टम, दैट इज प्री ऑक्यूपेशन। द सेकेंड सिम्टम इज withdrawal symptoms with internet gaming is taken away. These symptoms are typically described as irritability, anxiety or sadness, but there are no physical signs of pharmacological withdrawal. यहाँ पे कोई pharmacological withdrawal नहीं होता है, withdrawal symptoms देखने को मिलते हैं। withdrawal symptoms देखने का, withdrawal का मतलब ये होता है कि जब
सिंपल भाषा में है, जब आप विड्रॉ करते हैं कोई चीज तो उससे आप पर क्या असर पड़ता है। सिंपली इसको एक बेसिक लैंग्वेज में अगर समझा जाए, जैसे पेरेंट्स या माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों की गेमिंग करते करते देखते देखते वो उनसे फोन छीनने की कोशिश करते हैं, और फोन छीनने की वजह से उनको पहला विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलता है। वो विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये विड्रॉल सिम्टम्स होते क्या हैं बेसिकली, कि अगर उस बच्चे से वो फोन ले लिया जाए इन बिटवीन द गेम, और जब या एक ऐसी कंडीशन जब गेमिंग ज्यादा हो गई हो, तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को नजर आ सकते हैं। कैसे? इरिटेबिलिटी, बच्चा गुस्सा हो सकता है, बच्चा गुस्सा पे कर सकता है, बच्चा गुस्से में तोड़फोड़ कर सकता है, एंग्री हो सकता है, सबसे ज्यादा वो अपने खाने को छोड़ता है, जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक मुझे मिलती है और एक कॉमन सा सिम्टम ये देखने को मिलता है, एक बिहेवियर इशू देखने को मिलता है। एंड व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज अ स्कूल काउंसलर, तो वहाँ पर भी मुझे पेरेंट्स इवन टीचर्स ने भी ये रिक्वेस्ट करी थी दैट आई शुड डू एन अवेयरनेस ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स रिगार्डिंग इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। तो वहाँ पर मुझे पेरेंट्स ने ये चीज़ इन्फॉर्म करी कि जब भी हम फ़ोन लेते हैं या टैब लेते हैं गेमिंग से, तो होता क्या है कि वो विड्रॉल सिम्टम्स, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे का मन नहीं लगता है काम करने में, उसके बाद उसे बोल दिया जाता है कि पढ़ाई करो। तो ये बहुत ही एक आई वुड से कि एक ट्रैक बन चुका है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन लेते हैं एंड फ़ोन लेने के बाद बच्चे को उस चीज़ में फोर्स करते हैं जो वो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, दैट इज स्टडी, उस टाइम पर पर्टिकुलरली। सो यहाँ पर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस काम आते हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट काम आता है, बेसिकली बिहेवियर का मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर पेरेंट्स को गलत नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो उस समय उतने अवेयर नहीं होते कि क्या करना चाहिए, बट यहीं पर वी एज थेरेपिस्ट कैन हेल्प दोज पेरेंट्स आउट एंड कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो बच्चे का बिहेवियर जो है स्टेबिलिटी में आ सके। So that is the second symptom, that is withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms के बाद जो थर्ड सिम्टम हम पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम रहने वाला है, एंड आप हो सकता है अभी तक आपने दोनों सिम्टम्स नोट डाउन किए हो, तो आप थर्ड सिम्टम भी नोट डाउन करें। दैट इज द टॉलरेंस लेवल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है, टॉलरेंस लेवल। और ये टॉलरेंस लेवल सेम अल्कोहल एडिक्शन या किसी भी चीज की एडिक्शन में देखने को मिल सकता है। व्हाट इज द टॉलरेंस? द नीड टू स्पेंड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम एंगेज्ड इन इंटरनेट गेम्स। डे बाय डे गेमिंग का टाइम एक दिन का बढ़ता रहता है, दैट इज द टॉलरेंस, कि आप टॉलरेंस लेवल आप में नहीं है। द नीड टू स्पेंड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम, आपका टाइम इंक्रीज होता रहता है और आप भूल जाते हैं बेसिकली अपनी सारी एक्टिविटीज को करना। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम और देखने को मिलता है, बट अगेन पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो या स्कूल की जो फैकल्टीज हैं अगर वो इस चीज में कंसिडर करती हैं, बात करने की कोशिश करती हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स के साथ बात करती हैं, वो इस टॉलरेंस लेवल को पहचान नहीं पाते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि एक हमारा बच्चा जो है 3 घंटे 4 घंटे एक दिन में फोन खेल रहा है, फोन में गेमिंग कर रहा है, इंटरनेट गेमिंग कर रहा है, बट उसको देखते हैं और उससे इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर पाथ नहीं मिलता, एक डायरेक्शन नहीं मिलती कि किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए इस चीज को। आज मैं इस इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के टॉपिक को सिर्फ इसी वजह से लाया हूँ क्योंकि मुझे अगेन रिक्वेस्ट आ रही थी पेरेंट्स की, स्पेशली उस पेरेंट्स ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डीएम किया और वहाँ पर मुझे ये कंडीशन देखने को मिली कि एक टॉपिक गेमिंग का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बच्चों के साथ। सो ये टॉलरेंस लेवल, दैट वाज द थर्ड सिम्टम। एंड फोर्थ सिम्टम के बारे में बात करेंगे। फोर्थ सिम्टम क्या था? दैट इज द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कंट्रोल द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेट गेम्स। फोर्थ है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ कंट्रोल। अगेन सिमिलर लाइक अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहल की एडिक्शन जिस तरीके से होती है उसी तरीके से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कंट्रोल के लिए। इंसान कंट्रोल करना चाहता है, वो बच्चा कंट्रोल करना चाहता है, उसको 1 बारी 2 बारी 3 बारी डांट दिया गया है, मार दिया गया है अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो, या सिवियरिटी है बहुत ज्यादा तो इरिटेशन, एंगर
दोनों तरफ से देखने को मिल सकता है, बच्चे की तरफ से भी एंड पेरेंट्स की तरफ से भी। तो वहां पर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मिलते हैं जहां पर बच्चा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि अर्जेस हैं ब्रेन में, केमिकल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बहुत ज्यादा उस चीज से, बेसिकली डोपामिन जो मिलता है, एक न्यूरो केमिकल होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है डोपामिन। और ये डोपामिन क्या करता है, बेसिकली रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पे काम करता है, जहां से इस डोपामिन को एनर्जी मिलती है। जिस भी एक्टिविटी से डोपामिन ज्यादा मिलता है तो ये उस एक्टिविटी को ब्रेन सिग्नल कर देता है दोबारा करने के लिए। तो वो डोपामिन इस गेमिंग से मिलता है उन बच्चों को, बिकॉज दे फील रिवॉर्डेड कि उनका ब्रेन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। मैं इसके बारे में आगे एक और सिम्टम के बारे में बात करूंगा जहां पर अगेन ये डोपामिन का साफ देखने को हमें मिलेगा कि ये किस तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी कि डोपामिन इंक्रीज होने से क्या होता है कि वो रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट हो जाता है ब्रेन में, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। बच्चे को पता भी नहीं है कि उसका ब्रेन इस चीज का भूखा है, डोपामिन का भूखा है। तो वो एक लिटरली, आई हैव सेड दिस वर्ड, भूखा है, क्योंकि वो ब्रेन उस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज वो डोपामिन के लेवल को इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि उसमें अर्जेस आने लग जाती हैं। और अर्जेस आने की वजह से एक ऐसा कंपल्सिव बिहेवियर बनने लग जाता है कि वो बच्चा उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं वो सिम्टम बन जाता है ओसीडी का। ओसीडी होता नहीं है उस बच्चे में, बट वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कुछ लक्षण देखने शुरू मिल जाते हैं ओसीडी के, बिकॉज वो एक कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है। कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है कंपल्शन, कंपल्सरी बिहेवियर, कि एक ऐसा बिहेवियर जो दिमाग ने डोपामिन की वजह से करवाने के लिए बोला और बच्चे ने उस चीज को किया, दैट इज कंपल्शन। बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली एक वर्क करवाया जाता है तो दैट इज कंपल्शन। तो वो एक कंपल्सिव बिहेवियर बच्चे में जनरेट होना शुरू हो जाता है छोटी उम्र से ही, और जब वो बड़ी एडल्ट लाइफ में जाता है, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिलीज को हैंडल नहीं कर पाता है, तो वहां पर उसको विड्रॉल सिम्टम, इरिटेशन या एंगर देखने को मिलता है। सो ये कंट्रोलेबल सिचुएशन होनी चाहिए। पेरेंट्स को इस चीज के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, एंगर, इरिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि बैठकर, जिसको हम साइकोलॉजिकली कहते हैं साइको एजुकेट करना चाहिए। इट मींस नॉलेज देनी चाहिए इन सारी चीजों की, कि ये इंटरनेट गेमिंग एक डिसऑर्डर बन सकता है इन वजहों से, तो इस चीज की नॉलेज देनी चाहिए। बिकॉज अगर डोपामिन गेमिंग के लिए भूखा है तो वो नॉलेज के लिए भी भूखा बन सकता है, पढ़ाई के लिए भी भूखा बन सकता है, बट इट इज जस्ट कि डायरेक्शन देने की जरूरत होती है उस टाइम पे एक इंडिविजुअल और एक बच्चे को। एंड ये खासकर सपोर्ट पेरेंट्स की मदद से मिलना चाहिए, जहां पर वो इस कंट्रोल को, इस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सिम्टम रहेगा, अगेन वो बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है, एंड उसको जानेंगे। व्हाट इज द फिफ्थ, द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट किस चीज में होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियस हॉबीज एंड एंटरटेनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ इंटरनेट गेम्स। उस बच्चे में इंटरनेट गेम्स के लिए इंटरेस्ट नहीं होता, उस बच्चे में प्रीवियस एक्टिविटीज के लिए, जो भी वो प्रीवियस एक्टिविटीज बच्चा कर रहा था, उन एक्टिविटीज के लिए वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे कि पढ़ाई, एजुकेशन, स्टडी, अपना होमवर्क करना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, नीचे जाके खेलना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, दोस्तों से घुलना मिलना, पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पे, मार्केट जाना, ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं छोटी छोटी, जहां पर आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी भी क्रिएट हो सकती है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शाई होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, वो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर पेरेंट्स को, और खासकर उन बच्चों को, अगर वो बड़े हैं, अगर वो 17-18 साल के हैं और तब भी उनमें गेमिंग के ऐसे लक्षण हैं, तो उनको समझना चाहिए, बेसिकली अवेयर होना चाहिए कि अगर हमारा पुरानी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम हो रहा है और वो गेमिंग की वजह से हो रहा है, देन इट मीन्स कि वो गेमिंग डिसऑर्डर की तरफ बच्चा बढ़ रहा है या गेमिंग डिसऑर्डर के कुछ लक्षण दिख रहे हैं।
इट इज नॉट ऑब्वियसली हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है किसी प्रीवियस एक्टिविटी में तो वो गलत बात ही है। हो सकता है उस इंडिविजुअल ने कोई और नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ हो, नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हुआ हो, जिस वजह से उसका प्रीवियस एक्टिविटी में इंटरेस्ट खो जाए। दैट इज कम्प्लीटली अ नॉर्मल थिंग। बट अगेन अगर वो गेमिंग की वजह से होता है और वो गेमिंग एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है, अगर गेमिंग कंट्रोलेबल है, अगर दिन में 1 घंटा है, अगर दिन में 40 मिनट है, दिन में आधा घंटा है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो गलत नहीं है। बट अगर वो चीज ज्यादा है, यानी कि एक दिन में 4 घंटे हो रहे हैं, 4 से ज्यादा घंटे, द मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू, मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है। दे टिपिकली डिवोट 8 to 10 hours अ डे। 8 से 10 घंटे एक दिन में अगर वो इंडिविजुअल डिवोट करता है गेमिंग के लिए, जो कि बहुत बड़ा टाइम लग सकता है, बट वो बच्चा उस तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स की तरफ इंडिविजुअल जो है बढ़ सकता है। या अगर एक टोटलिटी में देखा जाए तो अगर एक हफ्ते में बच्चा 30 घंटे से ज्यादा गेम खेल रहा है, अगर एक बच्चा एक वीक में 30 आवर्स की गेमिंग कर रहा है, 30 आवर्स, देन अगेन कि वो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की तरफ बच्चा जा रहा है। वो गेमिंग डिसऑर्डर नहीं है, वो गेमिंग डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, बेसिकली शिकार हो रहा है। तो ये चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक वीक में 30 घंटे से ज्यादा गेम हो रही है और अगर एक दिन में 8 to 10 आवर्स का टाइम लिमिट हो रहा है, तो ये चीज जानने के लिए बहुत जरूरी है कि टाइम लिमिट कितना है। बट अगेन यहाँ पर ये चीज देखनी है कि अगर बच्चा शुरू कर रहा है 1 घंटे से, एक दिन में बच्चे ने 1 घंटा गेम खेला, तो यहाँ पर ये पेरेंट्स या जो बच्चे या जो साइकोलॉजिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि अगर वो बच्चा 8 से 10 घंटे नहीं खेल रहा बट रोज 4 घंटे खेल रहा है, तो वहां पर उस चीज का नजर रखना जाना चाहिए, चेक होना चाहिए बेसिकली किस चीज का, जो एक्सेसिव यूसेज ऑफ टाइम था, जो हमारा 4th सिम्टम था, तो उस चीज का ध्यान होना चाहिए कि वो 8 से 10 घंटे बढ़ सकता है। तो अगर वो 4 घंटा एक दिन खेल रहा है, अगले दिन वो 4 घंटे 20 मिनट हो जाए, अगले दिन 5 घंटे हो जाए, तो इट मीन्स कि वो अगेन इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर बनने जा रहा है। तो उस चीज पर रोक लगानी चाहिए उस समय। रोक किस तरीके से, गुस्से से नहीं, इरिटेशन से नहीं, एंगर से नहीं, साइको एजुकेट करके, बिठा के बात करके, समझा के। अगर नहीं समझ पा रहा है वो पेरेंट्स की बात, तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर के पास ले जाके, ताकि वो एक प्रॉपर गाइडेंस, एक पाथ, एक मैनेजमेंट दे सके, प्रोवाइड करवा सके। सो आई होप कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक क्लियर है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। नेक्स्ट सिम्टम अगेन उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिम्टम को जानेंगे। नेक्स्ट सिम्टम क्या था, जो हमारा रहेगा 6th सिम्टम। तो 6th सिम्टम क्या था? Continuous excessive use of internet games despite knowledge of psychosocial problems। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि वो साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हैं, उस बच्चे को पता है, उस इंडिविजुअल को पता है, फैमिली मेंबर्स को भी पता है कि ये चीज गलत हो रही है। डिस्पाइट ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोसोशल प्रॉब्लम्स कह लीजिए, साइकोसोशल इश्यूज कह लीजिए। डिस्पाइट ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोसोशल प्रॉब्लम्स, दे कंटिन्यू टू डू दैट वर्क। वो गेमिंग कर रहे हैं या पेरेंट्स मना नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स, आई होप कि वर्किंग क्लास भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। वर्किंग क्लास वीडियोस के लिए, वर्किंग क्लास फैमिली मेंबर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें पता है बट वो तब भी नहीं रोक रहे हैं। रोकना बहुत जरूरी है उस समय। और रोकना किस तरीके से है, ये मैंने अभी वीडियो में लास्ट पॉइंट पर समझाया कि साइको एजुकेट करके, बिठा के बात करके, रियल कारण, रियल इफेक्ट्स बता के, अनइमेजिनरी इमेजिनरी इफेक्ट्स ना बता के, साइड इफेक्ट्स कि आपके अगर आप गेमिंग कर रहे हैं ज्यादा तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, या
आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरीके के इमेजिनेबल सिचुएशंस देखें, नहीं रियल सिचुएशंस कि आपकी पढ़ाई पर उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपसे हो सकता है बात ना करें उस तरीके से क्योंकि आप टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं उतना, या आपके ब्रेन पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस चीज़ के, ये रियल साइड इफेक्ट्स बता के उस बच्चे को समझाया जा सकता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो बच्चा डर जाए। तो हमें फियरफुल नहीं बनाना है बच्चे को, हमें डराना भी नहीं है, इट इज जस्ट अवेयर करना है, हमें समझाना है उस बच्चे को। तो ये सिक्स्थ टॉपिक था, सिक्स्थ सिम्टम था। नॉलेज है बट स्टिल डिस्पाउट ऑफ नॉलेज वो इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं वो इश्यूज। नेक्स्ट सेवन सिम्टम ये है कि वहां पर वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल ही डिसीव कर देता है, छोड़ देता है, हैज डिसीव्ड फैमिली मेंबर्स, थेरेपिस्ट और अदर्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इंटरनेट गेमिंग। वो डिसीव कर रहा है, बेसिकली उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंटरनेट गेमिंग में कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और जिसकी वजह से वो सबको छोड़ता जा रहा है, फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहा है। थेरेपी के लिए लेके जाया जाता है, थेरेपी के लिए वो बच्चा पहले मानता नहीं है, बट अगेन अगर उसको बिठा के समझाया जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझाया जाए कि व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज एंड व्हाट इज इट इज कॉजिंग यू, तो वहां पर उस चीज को समझा के थेरेपिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जा सकता है, जहाँ पर एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा और एक पाथ मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, जिस तरीके से वो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के टाइम को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर सकता है एंड एट द एंड हो सकता है कि वो अपनी एक नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। सो द सेवेंथ इज कि रिगार्डिंग द माउंटर हैज डिसीव्ड द फैमिली मेंबर्स, कि वो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो निग्लेक्ट हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स निग्लेक्ट हो रहे हैं, फ्रेंड्स जो हैं वो निग्लेक्ट हो रहे हैं, स्कूल जो है वो निग्लेक्ट हो रहा है, अगर थेरेपिस्ट है तो थेरेपिस्ट निग्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दैट इज द सेवंथ ऑप्शन कि बच्चा जो है अपने आप में ही मस्त है, अपने आप में इन्वॉल्व है, बट वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो गेमिंग डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जानना जरूरी है। नाउ द सेकंड लास्ट सिम्टम इज द 8th वन। 8वें टॉपिक को, 8वें सिम्टम को जानेंगे क्या है। यूज ऑफ इंटरनेट गेम्स टू एस्केप और रिलीव अ नेगेटिव मूड, दैट इज फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, गिल्ट और एंजाइटी। बेसिकली बच्चे यहाँ पर करते क्या है कि वो एक एक्सक्यूज देते हैं। वो एक्सक्यूज क्या देते हैं कि अवॉइडिंग बोर्डम, कि वो अवॉइड करते हैं। अवॉइडिंग बोर्डम कि वो बोर हो रहे हैं। बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं तो हम गेम खेल लेते हैं, कि हम बोर हो रहे हैं तो हम कोई ऑनलाइन गेमिंग ढूंढ लेते हैं, या प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, हम गेम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल फोन पर पेरेंटल कंट्रोल्स भी हैं, जहाँ पर साइकोलॉजिकल वेलबींग देखने को मिल सकता है, मेंटल वेलबींग देखने को मिल सकता है उस इंडिविजुअल का, उस फैमिली का, जहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स ट्रैकिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली फोन्स जो हैं वो स्विच ऑफ हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली फोन्स में लॉक लग सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, जहां पर वो एक्सेसिव हो रहा है एक एप्लीकेशन, या उस एप्लीकेशन पर भी लॉक लग सकता है। बट ये सारी चीजें जाननी पड़ती हैं, इन सारी चीजों को जानने के बाद अप्लाई करना आना चाहिए, एंड विदाउट इरिटेशन जो है वो कॉज बनता है कि आप उस एक्टिविटी को, अपने उस पर्पस को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इरिटेबिलिटी एक कंसर्न यहाँ पर है। तो वो बोर्डम, बच्चा एक बहुत सिम्टम कहता है कि वो बोर हो रहा है, जिस वजह से वो एस्केप करने की कोशिश करता है एक नेगेटिव मूड को। वो जो बच्चे में नेगेटिव मूड अराइज हुआ है, वो नेगेटिव मूड लॉस्ट भी हो सकता है कि वो खोया हुआ है बच्चा अपने ही कहीं लाइफ में, उसे पता नहीं है कि क्या डिसीजंस लेने हैं। हेल्पलेसनेस, गिल्ट, एंजाइटी, इन सारी चीजों से, एंजाइटी किस तरीके से, जो फर्स्ट सिम्टम था प्रीवियस गेमिंग के बारे में सोचना, प्री ऑक्यूपेशन होना,
तो उसकी वजह से अब वो बोर्डम से अवॉइड करना चाहता है, बिकॉज उसका ब्रेन स्टक हो चुका है। जो जिस चीज से उसको डोपामिन मिलेगा, जिस तरीके से वो डोपामिन मिलेगा, तो उसके ब्रेन को वो एक तरीका बन चुका है, कंडीशनिंग बन चुकी है कि डोपामिन अगर मिलेगा तो वो सिर्फ किस चीज से मिलेगा, वो सिर्फ गेमिंग से मिलेगा। तो डोपामिन गेमिंग से ही मिल रहा है, और अगर गेमिंग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं डोपामिन भी बढ़ रहा है। तो गेमिंग अगर इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स की डोपामिन इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये लिंक, यहाँ पर इस लिंक को ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि हमें इस डोपामिन को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना है, किसी और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना है। चाहे वो छोटा बच्चा है, आप उस बच्चे को अपने काम को करवाने के लिए कि मैं अपना काम कर लूं, कि मैं अभी बहुत बिजी हूं और मैं काम कर लूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए बच्चे को फोन दे दूं, वो एक बच्चे के ब्रेन में, माइंड में कंडीशनिंग सेट हो जाती है। वो एक रूल सेट हो जाता है कि जब भी मदर या फादर बिजी होंगे तो मैं फोन ले सकता हूँ। इस चीज का बच्चे के ब्रेन को आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है, एंड अगेन इट बिकम्स एन हैबिट। तो वो हैबिट बन जाती है। तो उस चीज को रोकना होगा। उस अपने साथ बिठाया कीजिए उस टाइम पर। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए जहाँ तक पॉसिबल है। और अगर नहीं है तो उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाइए जो कि घर में होमली हो सकती हैं। ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, और स्केचिंग हो सकती है, फूड मेकिंग हेल्प करवाइए, अपने साथ मदद करवाइए। इन सारी चीज़ों में फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाइए। ना कि आप एक एक्सक्यूज ढूंढें, ना कि आप एक तरीका ढूंढें जिस तरीके से वो बच्चा मुझे तंग ना करे, या वो बच्चा मुझसे अभी 10 मिनट के लिए बात ना करे क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक, तो उस चीज़ को समझना होगा, उस डोपामिन के साइकिल को ब्रेक करना होगा हमें। नाउ द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट सिम्टम, द 9th सिम्टम। एंड इन 9 सिम्टम्स में से अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी 5 सिम्टम्स मिल रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं अपने इंडिविजुअल में या अपने बच्चे में, तो उस चीज पर रोक लगानी जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। नाउ द 9th, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि वो अपनी जॉब, lost a significant relationship, job, educational और career opportunity because of participation in internet games। उन इंटरनेट गेम्स की वजह से, उन इंटरनेट गेम्स के इन्वॉल्व होने की वजह से किन चीजें, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ स्कूल, आई वुड से यहाँ पर एजुकेशन आएगा, एंड अगेन एक टर्म रिलेशनशिप लॉस। वो रिलेशनल लॉस भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन इन गेम्स। तो ये चीज अगेन कंसिडर करनी है, बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन। किस चीज में पार्टिसिपेशन मिल रहा है? बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन इन गेम्स। तो गेम्स में अगर वो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, अगेन प्री ऑक्यूपेशन है, विड्रॉल सिम्टम्स दिख रहे हैं, बच्चा निग्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, उस गेम को अवॉइड नहीं कर पा रहा है, अगेन कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए हैं, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन की वजह से लॉस ऑफ जॉब, एजुकेशन, रिलेशनल लॉस मिल सकता है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर होगी, अंडरस्टैंड होगी, एंड आपको आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। जैसा मुझे क्वेरीज आई थी, डीएम्स आए थे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एंड आप सब लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड आई होप कि ये सारे इश्यूज, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो, और अगर हो रहे हैं सो यू शुड कंसिडर देम, बी अवेयर एंड ट्राई नॉट टू बी इरिटेटिव एट दैट टाइम, ट्राई नॉट टू बी इरिटेटेड। एंगर में नहीं आना है उस समय, शांति से समझाने की कोशिश करनी है ताकि बच्चे में अवेयरनेस आए, बच्चा साइको एजुकेट हो और बच्चा समझ पाए इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को। एंड मेरे अगले टॉपिक्स के लिए अगेन मैं बताना चाहूँगा कि मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए, एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अमन कोछड़ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एंड आई होप कि आज की वीडियो भी आपको उतनी ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी जितने की लास्ट मेरे लेक्चर्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड
stay healthy, keep learning.